इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ अहमदाबाद में और मेरे साथ हैं यहाँ के बहुत ही यशस्वी, बहुत ही नामी और बहुत ही अनुभवशील, जिन्हें 40 वर्षों का अनुभव है और जो यहाँ के एशिया के मशहूर सिविल हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज़ एंड रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर भी हैं, एचओडी भी रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट तो हैं ही। इनके बहुत दूर दूर तक फ़ैन फॉलोअर्स हैं। जो पेशेंट एक बार इनके पास आता है वो फिर आता ही रहता है, क्योंकि जैन धर्म के सभी गुणों से ये सराबोर हैं और इनकी अप्रोच में इतनी सद्भावना है। ये स्वयं भी कहते हैं कि दवाई में कोई खुशी नहीं, लेकिन खुशी खुद एक दवा है। यानी ऐसा जीवन हो आपका जिसमें कम से कम तनाव हो, कम से कम टेंशन हो, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर ना हो, आपकी लाइफ स्टाइल इतनी सादा हो, सीधी हो, इतनी खुशनुमा हो कि आप बीमारियों के चंगुल में फंसे नहीं। क्योंकि आधी बीमारियां भावनात्मक हैं, आधी बीमारियां। तो आइए, कुछ प्रश्न दर्शकों ने भेजे हैं, उनका जवाब डॉक्टर शाह से लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे वेब चैनल दिग्विजय देश की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम, नमस्ते श्रोतागण। मैं आप सबका अहमदाबाद में स्वागत करता हूँ। मैडम, आपको भी यू आर वेलकम टू सिटी ऑफ अहमदाबाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ प्रश्न मैडम पहले मैं शुरुआत करूँगा जी। मुझे किसी रईस ने पूछा तेरा कारोबार क्या है। मुझे किसी रईस ने पूछा कि तेरा कारोबार क्या है। मैं हंसकर बोला, मेरी एक छोटी सी दुकान है, मोहब्बत और मुस्कान की जंग और नफ़रत के बाज़ार में। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। मित्रों, सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब की जो थेरेपी है उसमें ये कहते हैं कि उम्मीद कोई भी हो, किरण चाहे सूर्य की हो और चाहे आशा की, वो आपका जीवन बदल देती है। तो जो पेशेंट्स डॉक्टर शाह के पास आते हैं वो केवल गुजरात के नहीं होते, वो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, झारखंड से, बिहार से, दूर दूर से। इस इंस्टीट्यूट की इतनी प्रतिष्ठा है, इतना नाम है, ऐसी यहाँ सुविधाएं हैं, इतना डेडिकेटेड है कि लोग दूर दूर से चल के यहाँ पर आते हैं। तो डॉक्टर शाह के पास जो पेशेंट आता है, ये अपनी स्पर्श क्रिया से, अपने टच क्रिया से, अपने सेफ जगह पर उसको टच करके इतना अपनापन देते हैं कि ये एम्बेसडर ऑफ गॉड बन जाते हैं। दर्दियों को इनमें ईश्वर नज़र आता है और इनके जितने भी वीडियो बने हैं उनमें बहुत प्रतिक्रियाएं आई हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, बहुत सी जिज्ञासाओं का भी निवारण होता है। आज भी मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं। एक सज्जन हैं आगरा से, सलीम खान, वो पूछते हैं कि मैंने अपनी बेटी को, डॉक्टर साहब 1 साल पहले उन्होंने किडनी दी है, तो वो पूछते हैं कि क्या सावधानी रखी जाए कि ये फेल ना हो। मैडम, सावधानी दोनों को रखनी पड़ेगी, देने वाले को और लेने वाले को। जो किडनी रेसिपिएंट या तो जिसने गुर्दा लिया है उसको रेगुलर चेकअप कराना है, रेगुलर जांचें करानी है, और ख़ास करके जो दवाइयाँ डॉक्टर दिखते हैं, खास करके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, वो रेगुलर लेनी है। जबकि किडनी डोनर को हम हर साल अपनी जांच करानी है, ब्लड प्रेशर नपवाना है, पेशाब की जांच करानी है, सोनोग्राफी करानी है, ताकि उसको, इसके पास एक गुर्दा है और वो गुर्दा बहुत कीमती है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो, ये उसका ख्याल रखना है। तो दोनों को अपना अपना ख्याल रखना है। क्या डॉक्टर साहब भोजन का भी कोई रोल है इसमें?
हाँ मैडम, जैसे कि ज़्यादा सॉल्टी फूड लेते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई बढ़ता है, ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं तो स्टमक पे सूजन आती है जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो शुद्ध खाना और नियंत्रित खाना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ किडनी के कई रोग जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीज़ कहते हैं वो हरीज़, वरीज़ एंड करीज़ की वजह से होता है। जी डॉक्टर साहब, एक सज्जन है फिरोज़ाबाद से, सियाराम अग्रवाल, ये कहते हैं कि 42 साल से मुझे मधुमेह है, शुगर है, अब किडनी पर असर पड़ने लगा है, मैं क्या करूं? हाँ मैडम, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल इंडिया में और वर्ल्ड में कई लोगों को स्पर्श करता है। मोरओवर आप जानती ही होगी कि इंडिया हैज़ बिकम कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। मीन्स सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे भारत में हैं और डायबिटीज़ या मधुमेह एक राजरोग कहा जाता है क्योंकि वो किसी ऑर्गन को नहीं छोड़ता है। वो हार्ट को, गुर्दे को, आँखों को, पक्की नसों को और नसों को, सभी को इफेक्ट करता है। माइक्रोएंजियोपैथी एंड मैक्रोएंजियोपैथी करता है। जब माइक्रोएंजियोपैथी का एक भाग होता है वो गुर्दे की बीमारी होती है और गुर्दे की बीमारी जब शुरू होती है उसी टाइम पे अगर हम पूरा ख्याल रखें, और अभी तो डायबिटीज़ में बहुत अच्छी दवाइयाँ आने लगी हैं जैसे कि ग्लिफ्लोजीन, कैनाग्लिफ्लोजीन और ऐसे ग्लिफ्लोजीन ग्रुप की ड्रग्स आती है जिसको हम SGLT2 इनिबिटर्स कहते हैं। वो डायबिटीज़ का तो कंट्रोल करती ही है लेकिन उसके उपरांत हार्ट और किडनी को भी प्रोटेक्ट करती है। ऐसी दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं और दूसरा ख्याल भी रखते हैं ताकि जो किडनी में डैमेज हो वो स्थगित हो या स्लो हो, इसका हम ख्याल रखते हैं। उसके लिए जो दवाइयाँ होती है वो करते हैं, जो नुकसानकारक दवाइयाँ होती है उसको अवॉइड करते हैं। और जैसे जैसे आपको एक बात ये भी बता दूं कि जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट या तो डायबिटीज़ की दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी क्योंकि इंसुलिन बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा, गुर्दे से निकलेगा नहीं। तो कभी कभी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा डायबिटीज़ अच्छा होने लगा, लेकिन ये गुर्दे की बीमारी की वजह से होता है। डॉक्टर साहब, इंसुलिन क्या वेट बढ़ाती है? हाँ मैडम, इंसुलिन उसको हम एनाबॉलिक हार्मोन कहते हैं और एनाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं वो वेट बढ़ाते हैं, थोड़ा सूजन भी लाती है, लेकिन इंसुलिन बहुत अच्छे काम भी करती है। इसलिए इंसुलिन से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, जब भी ज़रूरत हो तो इंसुलिन ज़रूर से लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या कभी शुगर पूरी जड़ से समाप्त करने की दवा आएगी? कुछ हो रहा है इसमें? शायद स्टेम सेल टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प कर सकती है, या तो फिर जब पेनक्रियास की बीमारी होती है तो ऐसे पेनक्रियास के सेल्स होते हैं, इंसुलिन बीटा सेल्स होते हैं, उसकी भी ग्रोथ करने के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और वो ग्रोथ रिप्लेस करने की वजह से भी डायबिटीज़ जड़ से जा सकता है, लेकिन ये तो भविष्य की बातें हैं। अभी फिलहाल आप स्टेम सेल से आपको ऐसी अभी कर सकता नहीं, लेकिन मुझे आशा है कि स्टेम सेल उसमें मदद करेगा। और मैंने जैसे बोला कि इट इज़ हेरिडिटरी डिसीज़, दिस इज़ लाइफस्टाइल डिसीज़। सो अगर हमारे में हेरिडिटरी हिस्ट्री है, माता पिता को बीमारी है, तो हम हमारी लाइफस्टाइल बदले, हम एक्सरसाइज रेगुलर करें, हम वेट कम करें, तो भी इंसुलिन को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम जब मैं डायबिटीज़ के पेशेंट को समझाता हूँ कि आपकी सारवार क्या है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ, एक्सरसाइज, डाइट एंड देन ड्रग, ऐसा कहता हूँ। तो एक्सरसाइज और डाइट का इतना महत्व है फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। यानी जितना आप खा रहे हैं कैलोरीज, उतना आपका पचना चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज का भी बहुत महत्व है और खाने में जो मीठी चीज़ें अवॉइड करना या तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें अवॉइड करना, उसका भी महत्व होता है। डॉक्टर साहब, ये शुगर में ख़ास तौर से, हाँ जी, ऐसा लोग कहते हैं कि अब कहने लगे कि केवल कैलोरीज की बात नहीं, अब न्यूट्रिशंस की बात है कि आप जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशंस बहुत हों। हाँ, आपने बहुत सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ शुगर
या तो कार्बोहाइड्रेट ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन अच्छा फूड जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हो, जिसमें दूसरे अच्छे अच्छे मिनरल्स हो, अच्छे अच्छे साग तरकारी हो, तो ये भी डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक पेशेंट ने लिखा है, ये है आरपी सिंह कैथल हरियाणा से, कि मुझे पेशाब रुक रुक कर आता है। शायद उनकी उम्र 40 से ज़्यादा होती है, मैं मान लेता हूँ, और उनको सबसे पहले तो प्रोस्टेट की जांच करवानी चाहिए। इसके लिए कोई अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि आप प्रोस्टेट की बीमारी को दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑपरेशन शायद ही आए, या तो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर समयसर निदान किया, समयसर उसकी सारवार ली, तो हम प्रोस्टेट की बीमारी को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी लिखा है कि शरीर में जो सूजन आ रही है वो क्या गुर्दे की वजह से है? यस मैडम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा कि शरीर में सूजन आना, उसके कई कारण होते हैं। गुर्दा एक वजह होती है। हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, लीवर की बीमारी, ये सब गुर्दे के लिए, ये सब सूजन के लिए जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कई जो लेडीज़ हार्मोन्स लेती है, या तो उसकी वजह से, या तो उनकी जो बैठे रहने से भी सूजन आ सकती है। तो मेरा मशवरा ये रहेगा कि अगर आपको सूजन आती है तो आपके डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ी जांचें करेंगे तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये सूजन किसकी वजह से है, और उसकी सब सारवार करेगा। सब सूजन नुकसानकारक होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है कि एसपी शर्मा यमकेश्वर उत्तराखंड से, इन्होंने पूछा है कि पेशाब के लिए नली डाली हुई है जिससे ज़्यादा पानी पीने में समस्या होती है, कोई सुझाव? मैडम, ऐसा तो पेशाब की नली में के साथ पानी का कोई संबंध मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आपको पेशाब की नली डाली है तो आपको पेशाब तो अपने आप हो ही जाएगा, तो आप जितनी क्वांटिटी लेंगे उतना निकल जाएगा, और ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका ब्लड की यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल हो, तो आप चाहे इतनी क्वांटिटी 1.5 लीटर से होके 4 लीटर तक आपकी इच्छा के मुताबिक ले सकते हो। जी डॉक्टर साहब, क्या डायलिसिस एक बार शुरू होने के बाद बंद नहीं हो सकता? ये विक्टर प्रधान हैं उड़ीसा से, बालासोर से, ये पूछ रहे हैं कि क्या डायलिसिस का क्या पोजीशन रहती है? मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये समस्या, ये विटंबना कई लोगों के मन में होती है। और अगर गुर्दे की बीमारी 2 प्रकार की होती है, या तो मैं 3 प्रकार की कहूँगा। एक्यूट किडनी फेलियर, या तो AKI एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी फेलियर, या तो CKD क्रॉनिक किडनी डिसीज, और तीसरी एक बात कहता हूँ, एक्यूट ऑन क्रॉनिक डिसीज, एक्यूट किडनी फेलियर ऑन क्रॉनिक किडनी फेलियर। ये 3 प्रकार की बीमारियां होती है। एक्यूट किडनी फेलियर में पेशेंट ज़्यादा सीक होता है, उसको ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन एक दफ़ा किडनी रिकवर हो गई तो फिर उसको फिर से थोड़े डायलिसिस के बाद उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई पेशेंट कहते हैं, कई दफ़ा न्यूज़पेपर में न्यूज़ आते हैं कि हमने इस तरीके से डायलिसिस बंद करवा दिया, इस तरीके से डायलिसिस बंद करवा दिया। तो ये शायद ये भी हो सकता है कि उसको एक्यूट किडनी इंजरी AKI हो। दूसरी बात मैं करूँगा एक्यूट ऑन क्रॉनिक किडनी, जिसको कोई छोटा सा क्रिएटिनिन 2-3 के करीब हो और उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, कोई दवाइयाँ एंटीबायोटिक लिया, तो उसको पूरे टाइम बीइंग उसका गुर्दा निष्क्रिय हो जाएगा और फिर उसको थोड़े डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे वो जो एक्यूट फैक्टर, जो दवाइयाँ या तो पॉइजन्स या तो इन्फेक्शन या तो डिहाइड्रेशन, वो चला जाएगा, तो अगेन वो अपने मूल स्थानक पे आ जाएगा और शायद डायलिसिस की ज़रूरत न पड़े। लेकिन जब पेशेंट, जो ज़्यादातर पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के होते हैं और उसके 5वें स्टेज में किडनी CKD क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के 5 स्टेज होते हैं, और जब 5वें स्टेज में पहुंचते हैं, जिसको हम एंड स्टेज रिनल डिसीज़ कहते हैं, ये पेशेंटों को रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सप्ताह में 2 या 3 दफ़ा
या तो फिर होम डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक आखिरी प्रश्न और है कि ट्रांसप्लांट हुई किडनी कितने साल तक काम करती है? ये सोनाली सिन्हा है गुवाहाटी आसाम से, ये जानना चाहती है। मैडम ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और कई पेशेंटों के मन में ये सवाल उभरा करता है और उसका जवाब ये है कि ये सुनिश्चित नहीं है कि कितने अरसे तक चलेगी, लेकिन जितना मैचिंग डोनर और लेने वाले के साथ जैसा टिश्यू मैचिंग होता है, जितना ज़्यादा होता है इतना ये गुर्दे के सर्वाइवल के और पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे कई पेशेंटों ने 30 या 33 साल पूरे किए हैं गुर्दा चेंज करने के बाद, लेकिन पहला साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले साल में छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट और डॉक्टर मिलके सॉल्व कर देते हैं तो दूसरे साल से फिर सामान्यतया सामान्य जीवन जीने लगते हैं और ये गुर्दा अगर बराबर उसका ख्याल रखा जाए तो 5-10 साल तो इजीली निकाल देता है और ज़्यादा ख्याल रखे तो मैंने जैसे बताया 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल भी हो सकता है। डॉक्टर साहब एक आखिरी बात बताइए आप कि ट्रांसप्लांट जिनका होता है अगर उनके जीवन में भावनात्मक उथल पुथल है तो इसका क्या असर पड़ता है? वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि हमारा पेशेंट स्टीरॉयड पे होता है, उसको हम गुर्दे के आरक्षा के लिए हम स्टीरॉयड देते हैं और स्टीरॉयड साइकोलॉजी पर उसके तन और मन पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। उसके मन में कई बहुत उसका मन एंग्जियस हो जाता है, कभी कभी साइकोसिस भी हो जाता है और बहुत सारे विचार आते हैं और उसको इनसिक्योरिटी लगती है। मीन्स बहुत सारे साइकोलॉजिकल परिवर्तन आते हैं हमारे स्टीरॉयड की वजह से। दूसरी दवाइयाँ भी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदार हो सकती है। तो ऐसे टाइम में डॉक्टर की सलाह ली जाए, थोड़ी एंग्जाइटी की या तो विचारों की उथल पुथल की दवाइयाँ भी आती है वो ली जाए और डॉक्टर के साथ मिलके उसको एश्योरेंस मिले। कई दफ़ा इनसिक्योरिटी बहुत जिम्मेदार होती है तो उसको एश्योरेंस मिले कि आपका गुर्दा अच्छा है, अच्छा काम करने वाला है, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेंगे, आप शारीरिक मानसिक और पति पत्नी के साथ नॉर्मल संबंध रख सकेंगे। तो ये सब जो उथल पथल भावनात्मक उथल पाथल होती है वो शायद उसके सॉल्यूशन आ सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे कि सर्जन्स हैं, हाँ, तो उन्होंने ट्रांसप्लांट किया, हाँ, उसके बाद उन्हें लगता है कि मेरा काम ख़त्म हो गया और पेशेंट इज़ ओके, जबकि होता ये है कि पेशेंट उस वक्त भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होता है। बिल्कुल सही है। तो उसके ये वाला जो हिस्सा है ना तो घर वाले समझते हैं ना डॉक्टर खुद समझता है। पेशेंट इसमें कितना साइकोलॉजिकल होता है ये बताइए आप। बहुत होता है मैडम, और ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें थोड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है। जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए और जो आपने स्पर्श टेक्निक की बात की उसका अपनापन दिया जाए या अपनापन दिया जाए उसके मन में जो इनसिक्योरिटी है, एंग्जाइटी है, सच्चे गलत ख्याल है, जो इर्द गिर्द वाले जो बताते हैं वो देखा हो, उसने हॉस्पिटल में कुछ देखा हो, ये सबकी उसके मन पे विचार होता है। तो इस सब का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें उसको क्लैरिफिकेशन करें, उसको थोड़ा टाइम दिया जाए, दर्दी के पास बैठ के टाइम दिया जाए तो शायद ये सब का सॉल्यूशन आ सकता है। जी थैंक यू मैडम। मैं लास्टली कहना चाहूँगा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। वाह, थैंक यू। थैंक यू। मित्रों, मैं भी एक शेर कहती हूँ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। आप जानते हैं ऐसे नेक दिल डॉक्टर्स जिनका विषय साइकोलॉजी नहीं है, साइकेट्रिस्ट अलग होते हैं, लेकिन जब कोई पेशेंट उनके पास आता है तो वो उसे अपना परिवार अपना मान करके उसके सुख दुख,
उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति, सब चीज़ों को कंबाइंड करके उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसके इरिटेशन को भी सहते हैं, उसके परिवार वालों का गुस्सा भी सहते हैं। और आपको पता ही है कि अभी एक कानून भी बन गया है कि कोई किसी डॉक्टर से कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। वो सब सहते हुए भी वो अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और अनूठी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा, जिस एक गुजराती शायरी का अनुवाद है कि रिलेशन शुड बी एडेड विद द ड्रग्स। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।